क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में अब दरार आ चुकी है और क्या इस दरार के पीछे अहंकार है? आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भगवान श्री राम का न्याय इतना सच्चा है कि जिस बीजेपी ने उनकी भक्ति करने के बाद अहंकार किया, उसे भगवान श्री राम ने 241 सीटों पर रोक दिया और जिस विपक्ष ने भगवान राम का विरोध किया, उसे उन्होंने मिलकर भी सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बनने दिया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। देखिए, वैसे इंद्रेश कुमार ने बात तो दोनों की कही। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी कहा और उन्होंने विपक्ष के बारे में भी कहा, लेकिन लोगों ने बीजेपी को लेकर उनकी टिप्पणी को पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी और संघ के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि संघ का कोई भी नेता बीजेपी के बारे में ऐसी टिप्पणी करे या फिर बीजेपी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से संघ के बारे में कभी भी अपना मुंह खोले। इसलिए इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में आरएसएस की तरफ से आया इस तरह का यह दूसरा बयान है, जिसमें संघ ने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को अहंकार से जोड़ा है। इंद्रेश कुमार से पहले इसी हफ्ते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक भाषण में 2 मुद्दे उठाए थे, जिनमें पहला मुद्दा था अहंकार का और दूसरा मुद्दा था मणिपुर की हिंसा का। और ये दोनों ही वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को बहुत चुभते हैं और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। आज पूरा देश इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जानना चाहता है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, यह बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी कि कभी बीजेपी और संघ के बीच इस तरह के रिश्ते बनेंगे। रिश्तों में इस तरह की खटास आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसने आरएसएस की कोख से जन्म लिया है। बीजेपी आरएसएस की गोदी में पली बड़ी हुई पार्टी है। वो आरएसएस के बारे में कभी ऐसा कैसे सोच सकती है, या फिर आरएसएस के नेता भी कभी बीजेपी के बारे में ऐसा कहेंगे, ये किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर अंदर बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे मतभेद भी हो सकते थे, लेकिन इस तरह वो बातें सार्वजनिक रूप से आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दूसरा, अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस युग में, इस नए युग में 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें पहली चुनौती है एनडीए की गठबंधन सरकार को चलाना। यह खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है आरएसएस के साथ समन्वय बैठाकर आगे बढ़ना। तो ये 2 चुनौतियां उनके लिए अब आने वाले समय में है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक साथ चलना शायद कम मुश्किल होगा, लेकिन संघ के साथ यह काम कुछ ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि संघ एक निस्वार्थ काम करने वाली संस्था है और उसे सरकार से कुछ नहीं चाहिए। उसकी सरकार से ना तो कोई इच्छा है, ना उसकी ऐसी कोई मंशा है, और वो निस्वार्थ भाव से काम करती है। लेकिन बीजेपी को जरूर संघ की मदद की आवश्यकता आगे भी पड़ सकती है, क्योंकि संघ की मदद से ही बीजेपी अभी तक इतना अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और तीसरी बात, इन बयानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनावों के दौरान आरएसएस का बीजेपी को ग्राउंड सपोर्ट इस बार नहीं मिला और आरएसएस ने इस बार के चुनावों में उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना पहले के चुनावों में दिखाई देता था। और यह बात सबने महसूस की चुनाव के दौरान,
और सबको इस बात का आभास हुआ कि इस बार संघ का जो उनकी जो भागीदारी रहती थी चुनाव में, इस बार वो भागीदारी देखने को नहीं मिल रही थी। और शायद यही एक वजह है कि बीजेपी 240 पर अटक गई, 241 पर अटक गई। और आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है और इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस बयान के बाद भी आरएसएस को यह बयान बात चुभी हो। एक और बड़ा कारण यह हो सकता है कि आरएसएस की विचार शैली बीजेपी की विचार शैली से अब अलग है। संघ का वैचारिक सिद्धांत यह है कि संगठन एक व्यक्ति पर आधारित ना होकर समग्र होना चाहिए और संघ हाईकमांड वाले मॉडल के भी खिलाफ है। और बीजेपी ने मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जिस तरह से 400 पार का नारा दिया, उससे शायद हो सकता है कि संघ सहमत ना हो, क्योंकि संघ सिर्फ एक व्यक्ति को महत्व देने के हमेशा से खिलाफ रहा है। और यहां दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संघ चाहता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो, और जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में खुलेआम भर्ती किया जा रहा है, उन्हें टिकट दी जा रही है और बीजेपी में भी कार्यशैली में जो बदलाव आ रहे हैं, उसे संघ बीजेपी के कांग्रेसीकरण के तौर पर देखता है और वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और संघ शायद ये भी चाहता है कि बीजेपी में एक मजबूत सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी में क्षेत्रीय नेता धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और दिल्ली जैसे कई राज्यों में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा स्थानीय क्षेत्रीय नेता नहीं है जो अपने चेहरे पर पार्टी को अपने दम पर चुनाव जिता सके। उस स्थिति ने पार्टी को काफी कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि संघ चाहता है कि बीजेपी में क्षेत्रीय नेताओं की एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व मिलना चाहिए और जितने भी बड़े फैसले हैं वो सारे मिलजुल कर होने चाहिए। हालांकि यहां ये तो सिर्फ एक पक्ष है और इसीलिए तो हम अपने शो का नाम हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शख्सियत एक ऐसे नेता की है जो किसी भी देश में एक सदी में एक आध बार ही आता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मानते हैं कि अब मोदी के बाद बीजेपी को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है और वो एक ऐसे शक्तिशाली इंजन की तरह हैं जो अकेले अपने दम पर ही बीजेपी को खींचकर आगे ले जा सकते हैं। यानी भारत की राजनीति में आज सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और बीजेपी इस ब्रांड के आसपास अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। रही बात संघ के एजेंडा की, तो बीजेपी का ऐसा उनके नेताओं का यह भी कहना है कि अभी तक उन्होंने 10 साल में जो काम किया है वो संघ के एजेंडे को ही तो पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे दूसरे बड़े फैसले हो और चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। ये सारा जो एजेंडा है ये सारा संघ का ही तो है जिसे बीजेपी ने अपने दम पर लागू कर दिया है। तो जब संघ का तमाम एजेंडा बीजेपी अपनी सरकार में लागू कर चुकी है तो अब संघ क्या करेगा? एक बड़ा सवाल यह भी है। तो संघ को क्या अपना एक नया एजेंडा तलाश करना पड़ेगा? इस बात को आप बीजेपी नेताओं के इन बयानों से भी आज समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करती और इंद्रेश कुमार का बयान सही नहीं है। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। आरएसएस के लोगों को इस तरह की टिप्पणी से बचनी चाहिए। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल काम करे। भाजपा अपने आप में इस लायक है कि वो अपना एनालिसिस करे किस वजह से हारी भाजपा और क्यों ये बुरा हाल हुआ है भाजपा का। लेकिन ये खींचतान आरएसएस और भाजपा की देश के लिए नुकसानदेह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता,
तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे, हर जिले में हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। अब इस सब के बीच सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि आरएसएस ने खुद को इंद्रेश कुमार के इस बयान से अलग कर लिया है और संघ का कहना है कि इंद्रेश कुमार के बयान का संघ के बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये संघ की विचारधारा नहीं है और ये जो कुछ भी कहा है इंद्रेश कुमार ने ये उनकी अपनी निजी राय है, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये संघ के विचार नहीं है। और इसके बाद इंद्रेश कुमार ने भी अब थोड़ी सी फायर फाइटिंग करने की कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में देश अच्छी तरक्की कर रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अब प्रशंसा भी की है। देखिए, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। अब दूसरा बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है, जहां मोहन भागवत संघ के प्रशिक्षण सत्र के लिए 5 दिनों के लिए गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे। और आप इस बात को भी देखिए कि बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेताओं में अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ऐसे इकलौते बड़े नेता बचे हैं जो काफी लोकप्रिय हैं और राजनीतिक रूप से भी अभी काफी मजबूत है। तो एक बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अहंकार की बात कही थी। देखिए, काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा, समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। तो अब देखिए, बड़ी बात ये कल्पना के परे था। हालांकि संघ एक बहुत जिम्मेदार संस्था है, संघ के जो नेता हैं वो बहुत जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने बार बार, दोनों ही बार संघ ने इस बात की कोशिश की कि ये जो दरार अगर है भी कहीं तो ये बंद कमरे में ही रहे, ये बाहर ना आए। और उन्होंने दोनों बार ही, पहले जब मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया और आज जब इंद्रेश कुमार ने ये बयान दिया, दोनों बार ही संघ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश की कि ये बात बंद कमरे के बाहर ना जाए और इसका तुरंत खंडन भी कर दिया कि उनका ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन जिसे समझना था वो इस बात को समझ चुका है और कई बार जो बात होती है वो बंद कमरे से भी, खिड़की दरवाजों के नीचे से भी लीक हो जाती है। और जो बातें, जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि वाकई बीजेपी और संघ के बीच कुछ बातों पर मतभेद है और धीरे धीरे अब ये मतभेद सार्वजनिक होते जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता चलता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नए समय की शुरुआत होगी और जब बीजेपी और संघ के रास्ते शायद कुछ हद तक अलग अलग हो जाएंगे और बीजेपी को अब अपने दम पर चुनाव लड़ने के बारे में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तक बीजेपी को जो सबसे ज्यादा, बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी जो क्षेत्रीय दल है उनमें सबसे बड़ा जो अंतर होता था, जो बीजेपी को एक बड़ी लीड देता था, वो था कि बीजेपी के पास एक संघ जैसी जमीनी संस्था है और उसका बीजेपी को बहुत फायदा होता था। संघ जैसी जो कार्यशैली है और संघ जैसी जो संस्था है वो असल में
किसी भी और राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। इतना बड़ा काडर जो जमीन से इस कदर जुड़ा हुआ है, जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले से कनेक्टेड है, इतना बड़ा अखिल भारतीय काडर किसी पार्टी के पास नहीं है। एक जमाने में कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस के पास भी नहीं है। उसके कार्यकर्ता भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं और बहुत कम रह गए हैं। इसलिए बीजेपी के पास ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन था जो जमीन पर बीजेपी को पहले से ही बहुत आगे लीड दे दिया करता था। अब बीजेपी को यह सोचना होगा कि या तो इस शक्तिशाली इंजन के जो उनके शर्तें हैं उन्हें मानकर आगे चले, उनके सिद्धांत से आगे चले, और या फिर अगर उसे लगता है कि वो इतना सक्षम हो चुकी है तो फिर वो अपने बारे में ये सोचे कि उसे अकेले ही आगे चलना है और संघ के साथ एक दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या संघ बीजेपी के इन नए जो बीजेपी में परिवर्तन आ रहे हैं इसे स्वीकार करेगा या इसके सामने झुकेगा? तो उसका जवाब है कि संघ ना स्वीकार करेगा ना कभी झुकेगा, क्योंकि संघ हमेशा से अपने सिद्धांतों पर चला है। चाहे वो सत्ता में बीजेपी आए या ना आए, संघ को कभी भी सरकार से कोई मतलब नहीं रहा। संघ ने कभी भी सरकार से कोई एहसान नहीं लिया, सरकार को कभी कोई काम नहीं बताया, और उन्हें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। और यह निस्वार्थ भाव संघ और संघ के नेताओं को बहुत मजबूती देता है। अब समस्या यह हो गई है कि यह मजबूती संघ के पास है और सामने प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक और बहुत ही मजबूत नेता खड़ा हुआ है। ये दो जबरदस्त शक्तिशाली इंजन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और देश के लिए अच्छा यह रहेगा कि जब ये दोनों ही इंजन एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़े। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, यानी दुनिया के 7 बड़े देशों का एक ऐसा समूह जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इसीलिए इसे G7 कहते हैं। और जिस तरह दुनिया के 20 बड़े देशों के संगठन को G20 कहते हैं, और जिस तरह G20 का वार्षिक समिट पिछले साल भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, ठीक उसी तरह से G7 देशों का यह वार्षिक समिट इस बार इटली में हो रहा है। G20 की तरह भारत G7 देशों का भी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में एक विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इस समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई, और इस मेलोडी मुलाकात की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये मेलोडी मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम मेलोनी और मोदी को जोड़कर दुनिया के लोग जब इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो इसे मेलोडी का नाम दे दिया गया है। और आज इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। देखिए आप। इसके अलावा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ है, उस सब घटनाओं की सारी तस्वीरें अब आप यहां देख सकते हैं।
chiaramente sfruttando la disperazione degli esseri umani. Quindi grazie. तो G7 में इस समिट में पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ है हमने तस्वीरों के जरिए आपको सब बता दिया, लेकिन आज इन तस्वीरों की खास तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं कि मेलोडी इतनी चर्चित क्यों है। और ये तस्वीरें इटली से आई हैं, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। और यह मुलाकात G7 के आउटरीच सेशन से ठीक पहले हुई थी। देखिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी असल में भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं और आपने देखा होगा कि भारत में सोशल मीडिया पर अक्सर उनके बारे में बहुत बातचीत चलती रहती है, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स, उनके बहुत सारे वीडियोस लगातार चलते रहते हैं। तो यानी भारत में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समान हैं। 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 47 वर्ष की जॉर्जिया मेलोनी वर्ष 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी। और पिछले 2 वर्षों में दोनों नेताओं की कुल मिलाकर 5 बार मुलाकात हो चुकी है। और आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी में कई समानताएं हैं। देखिए क्या क्या है। पहली समानता यह है कि दोनों नेता अपने अपने देश में राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि G7 में जॉर्जिया मेलोनी को छोड़कर जितने भी बाकी नेता हैं वो सब अपने अपने देशों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने देशों में बड़े वीक विकेट पर हैं। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ऐसी हैं जो अपने देश में बहुत मजबूत हैं और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं और वो बहुत मजबूती से अपनी तीसरी पारी का आरंभ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों ही नेता अपने अपने देश में गठबंधन की ही सरकारें चला रहे हैं और जिस तरह जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन को यूरोपीय यूनियन के चुनावों में बड़ी जीत मिली है, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए गठबंधन को भारत के लोकसभा चुनावों में हाल ही में जीत मिली है। तो दोनों ने ही हाल के इलेक्शंस में जीत हासिल की है। तीसरी बात, जिस तरह बीजेपी का उदय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा हुआ, ठीक उसी तरह का उदय जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का उनके कार्यकाल में हुआ है। और मेलोनी की पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चौथा, दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा को मानती हैं और दोनों ही नेताओं की पार्टियों को और दोनों ही नेताओं को अपने अपने देश में राइट विंग लीडर और राइट विंग पार्टी माना जाता है। तो दोनों ही राइट विंग लीडर हैं। इन्हें भी, जॉर्जिया मेलोनी को भी इटली में एक राइट विंग लीडर माना जाता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हमारे देश में माना जाता है। पांचवी बात, प्रधानमंत्री मोदी 18 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में आ गए थे या सार्वजनिक जीवन में आ गए थे और जॉर्जिया मेलोनी ने भी 19 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रख दिया था, सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया था। और इन दोनों नेताओं में एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों ही नेता बहुत गरीबी से उठकर आए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी बचपन में उन्होंने बहुत गरीबी में अपने दिन बिताए हैं और जॉर्जिया मेलोनी की मां भी काफी गरीब थी और उन्होंने जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष किया था। तो ये कुछ समानताएं हैं जो दोनों के बीच आप आज देख सकते हैं। एक गंभीर मुद्दा भी G7 के समिट में उठा और अब आप ये देखिए कि इस समय पूरी दुनिया में G7 देशों से ज्यादा रशिया की बात क्यों हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डील शब्द ट्रेंड क्यों कर रहा है। G7 के सभी 7 देशों ने यह ऐलान किया है कि वो रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रही यूक्रेन की सरकार को $50 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में
4,20,000 करोड़ रुपए का लोन देंगे और यह दुनिया का पहला ऐसा लोन होगा जो मिलेगा यूक्रेन को, लेकिन इसकी किश्तें चुकाएगा रशिया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, यूक्रेन को लोन मिलेगा और किश्तें चुकाएगा रशिया। रशिया ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जो 280 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 23,30,000 करोड़ रुपए के जो फॉरेन रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स और बाकी परिसंपत्तियां जमा कराई हुई हैं और जिन पर उसे हर साल कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है, उसी ब्याज से अब यूक्रेन को दिए गए लोन की किश्तें चुकाई जाएंगी और यह अपनी तरह का पहला ऐसा लोन होगा। सबसे अजीब बात यह है कि इस लोन का पैसा रशिया से लेकर यूक्रेन को रशिया के खिलाफ ही युद्ध लड़ने के लिए दिया जा रहा है और यह लोन भी वो देश बांट रहे हैं जिनकी जेब से एक पैसा भी जाने वाला नहीं है और ना ही उन्होंने अपनी जेब से कुछ दिया है। और इसी को वैश्विक राजनीति कहते हैं, जिसमें पश्चिमी देश रशिया के पैसे को उसी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए हर देश अपनी परिसंपत्तियां, अपने देश का सोना और फॉरेन रिजर्व्स पश्चिमी देशों में रखता है और रशिया ने भी ऐसा ही किया था और रशिया को इन परिसंपत्तियों पर हर साल कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने शांति दूत बनकर अपने अपने देशों में जमा रशिया की सारी परिसंपत्तियों को फ्रीज कर लिया। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि रशिया के जो बैंक अकाउंट्स थे वहां पर उन्हें फ्रीज कर दिया और रशिया का इतना बड़ा पैसा वो फंस गया यूरोपीय यूनियन के बैंकों में और इन देशों में। और इन देशों ने कहा कि रशिया अगर अपने इन अकाउंट्स को डीफ्रीज कराना चाहता है, यानी अपने इस पैसे को वापस लेना चाहता है, इन प्रतिबंधों को हटवाना चाहता है, तो उसे ये युद्ध रोकना होगा, तब हम रशिया का ये पैसा वापस करेंगे, नहीं तो हम रशिया का पैसा ले लेंगे। लेकिन जब युद्ध विराम नहीं हुआ, रशिया इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो इन पश्चिमी देशों ने रशिया के ही पैसे को लोन के रूप में यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। और अब इस डील ने दुनिया के ऐसे तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं जिन्होंने अपने फॉरेन और गोल्ड रिजर्व्स को इन देशों के बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं में जमा कराया हुआ है और इनमें हमारा देश भारत भी है। तो देखिए हुआ क्या है, रशिया ने इन देशों के बैंकों में और वित्तीय संस्थानों में अपना जितना भी पैसा जमा कराया हुआ था, लाखों करोड़ रुपया जो उनका था, इन्होंने उस पैसे को फ्रीज कर लिया रशिया पर दबाव डालने के लिए और कहा कि अब हम तुम्हारा ये पैसा नहीं लौटाएंगे, ये पैसा अब इन्हीं बैंकों में फ्रीज हो गया और रशिया को ये पैसा नहीं मिलेगा। और इस पैसे पर रशिया को जो ब्याज मिलता था वो भी ब्याज अब रशिया को नहीं मिलेगा और उसी ब्याज से यूक्रेन को मिलने वाले लोन की किश्तें चुकाई जाएंगी। भारत का 500 टन सोना इसी तरह से पश्चिमी देशों में जमा था, जिनमें से 100 टन सोना हाल ही में भारत इंग्लैंड के एक बैंक से अपने देश वापस ले आया है। लेकिन भारत का लगभग 400 टन सोना आज भी पश्चिमी देशों में जमा है और इस डील के बाद दुनिया भर के देशों में यह चर्चा हो रही है कि क्या रशिया की तरह दूसरे देशों को भी अब सावधान हो जाना चाहिए। और देखिए यह स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। मान लीजिए आज भारत का लाखों करोड़ रुपया अगर पश्चिमी देशों के बैंकों में और वित्तीय संस्थानों में है और किसी बात पर पश्चिमी देश भारत पर कोई प्रतिबंध लगा देते हैं या भारत की कोई बात पसंद नहीं आती उनको, या मान लीजिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए जिसके लिए ये देश भारत को दोषी ठहराने लगे और कहें कि हमने आपका जो लाखों करोड़ रुपया हमारे यहां जमा है हमने उसे सील कर दिया, हमने उसे फ्रीज कर दिया, अब हम आपको ये पैसा नहीं देंगे, तो भारत क्या कर लेगा। इसी तरह किसी दूसरे देश पर भी ये पश्चिमी देश ऐसा ही कर सकते हैं। तो क्या इनके बैंकों पर, क्या इनके वित्तीय संस्थानों पर विश्वास करना चाहिए। रशिया ने इस डील की कड़े शब्दों में निंदा की है और इस डील को क्रिमिनल डील यानी एक आपराधिक डील बताया है, जबकि G7 देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस डील को ऐतिहासिक कहा है, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही कोई नया काम कर दिया है। The G7 achieved a significant outcome this week on the matter of Russia's frozen assets in Europe and other places outside of Russia. Members of the G7 and the European Union worked together to freeze $280 billion
in Russian central bank funds outside of Russia. I'm very pleased to share that this week, the G7 signed a plan to finalize and unlock $50 billion from the proceeds of those frozen assets. Головний результат для нас буде більше ППО. आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। अमेरिका और यूक्रेन ने एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये आजादी के बाद से सबसे बड़ा समझौता है। इस समझौते से न सिर्फ हमें सुरक्षा मिलेगी बल्कि इससे नौकरियां हासिल करने में भी मदद मिलेगी। मैं इस बात की पुष्टि करती हूं कि हम एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचे हैं जिसके तहत यूक्रेन को लोन के जरिए लगभग $50 बिलियन की मदद दी जाएगी। इसके लिए रूस की संपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इन संपत्तियों को जब्त करने की बात नहीं कर रहे बल्कि समय के साथ मिलने वाले ब्याज की बात कर रहे हैं। Non parliamo chiaramente di una confisca di questi beni ma degli interessi che maturano। तो देखिए कितना बड़ा मजाक है। इन G7 देशों ने रशिया का 23,30,000 करोड़ रुपया मार लिया, यानी उसे फ्रीज कर दिया और कहा कि यह पैसा अब आपको वापस नहीं मिलेगा, यह हमारे पास रहेगा। और उस पैसे पर जो 30,000 करोड़ रुपया ब्याज मिलता है रशिया को हर साल, अब उन्होंने उसी ब्याज से 4,20,000 करोड़ रुपए का लोन यूक्रेन को दे दिया और कहा कि आपके लोन की जो किश्तें हैं वो हम रशिया का जो पैसे से जो ब्याज आता है उससे चुकाते रहेंगे। G7 की स्थापना वर्ष 1975 में उस समय हुई थी जब दुनिया एक बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही थी और इस संगठन का मकसद था वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया में स्थिरता लाना। लेकिन धीरे धीरे ये सारे देश बाद में दुनिया के तमाम मुद्दों पर महापंचायत करने लगे और खुद ही पंच बन गए। ईरान इराक युद्ध, अफगानिस्तान का युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, ग्लोबल ट्रेड, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है या नहीं है, ये सारे फैसले इन्हीं देशों ने लेने शुरू कर दिए। और पिछले लगभग 4 दशकों से ये 7 देश हर साल इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि दुनिया के लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। और आज भी इटली में G7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं, जबकि इन 7 में से 6 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का अपना खुद का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इन 7 में से 6 नेता तो ऐसे हैं जिन्हें अपने बारे में ही अपना भविष्य नहीं पता कि वो कुछ महीनों के बाद सत्ता में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और इन चुनावों में राष्ट्रपति जो बाइडेन का हारना निश्चित माना जा रहा है और उनकी अप्रूवल रेटिंग ऐतिहासिक रूप से घटकर सिर्फ 35% रह गई है। ब्रिटेन में भी अगले महीने की 4 जुलाई को आम चुनाव है और इन चुनावों में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हारते हुए ही दिख रहे हैं और चुनावों से 1 महीना पहले उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 20% रह गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यूरोपीय यूनियन के चुनाव में हार गए और अब स्थिति यह हो गई है कि फ्रांस में लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर इमैनुअल मैक्रों 30 जून से होने वाले स्नैप इलेक्शंस में नहीं जीतते तो उन्हें राष्ट्रपति का पद भी छोड़ देना चाहिए, तो उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसी तरह कनाडा, जर्मनी और जापान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भी या इनके नेताओं की भी अभी से हार निश्चित ही मानी जा रही है। लेकिन सोचिए, खुद का कुछ पता नहीं, इसके बावजूद इन सारे देशों के नेता आज G7 के समिट में दुनिया के मुद्दे और दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं और यह भी एक मजाक जैसा ही लगता है। अपना कुछ नहीं पता लेकिन दूसरों के बारे में चिंतित है। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों में सिर्फ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अभी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हैं और यूरोपीय यूनियन के चुनाव में उनके गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनका गठबंधन एक किंग मेकर की भूमिका में उभरकर सामने आया है। इसलिए जॉर्जिया मेलोनी ये बहुत मजबूत स्थिति में है। इन सातों नेताओं में बस यही हैं जो अपने देश में बहुत मजबूत हैं और मेलोनी के अलावा इन बड़े बड़े देशों में अकेले सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और इन नेताओं के मुकाबले राजनीतिक रूप से भी अभी वो बहुत मजबूत भी हैं और बहुत लोकप्रिय भी हैं। और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं जो G7 समिट के आउटरीच सेशन की है, जिसमें पोप फ्रांसिस और प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगकर एक दूसरे का अभिवादन किया।
इस सेशन के दौरान ऋषि सुनक से लेकर कई नेता प्रधानमंत्री मोदी से लगातार बात कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग आज ये भी जानना चाहते होंगे कि जब भारत G7 देशों का स्थायी सदस्य है ही नहीं, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इस बार समिट में क्यों बुलाया गया और इससे पहले भी क्यों बुलाया जाता है। वो वहां क्या कर रहे थे जब भारत इसका सदस्य है ही नहीं। तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला ये कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था G7 के 3 देश फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट G7 देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था, जबकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान जैसे 7 अमीर देशों का औसत जीडीपी ग्रोथ रेट मिलकर 1.7% था। तो यहां देख लीजिए, ये 7 देशों की मिलाकर जीडीपी ग्रोथ रेट कहां है और भारत की कहां है। एक जमाने में ये G7 देशों का जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 60% हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर 40% रह गया है। दूसरा कारण यह है कि इस समय भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है और वैश्विक व्यापार के लिहाज से दुनिया के लिए सबसे जरूरी देश है। और IMF का कहना है कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन बन सकता है, जो उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। तीसरी बात, भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है और G7 देश चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत उनके संगठन की वार्षिक बैठक में शामिल हो। चौथा कारण यह है कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ, हिंद महासागर क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है और इस लिहाज से भारत G7 देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के रशिया के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए G7 देश भी भारत को पूरा महत्व देना चाहते हैं। आज इन 2 तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें एक तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, जो एक कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड लीडर्स की पंक्ति से छिटक कर कुछ दूर चले गए और ऐसा लगा कि वो कुछ कंफ्यूज हो गए हैं या फिर वो भटक से गए हैं। जिसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 81 वर्ष के जो बाइडेन को वापस खींचकर लाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें कहां पर खड़ा होना है और कहां देखना है। दूसरा वीडियो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का है, जिसमें G7 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच ऐसा लगा जैसे कुछ मतभेद हो गया है या झगड़ा हो गया है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में महिलाओं को अबॉर्शन कराने के अधिकार का मुद्दा डाला जाए और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चाहती थी कि इस मुद्दे को G7 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में न डाला जाए और इसी बात पर दोनों नेताओं में मतभेद हो गए और आखिरकार जॉर्जिया मेलोनी के दबाव के बाद अबॉर्शन के मुद्दे को जॉइंट स्टेटमेंट से हटाना पड़ा। और अब इसके लिए जॉर्जिया मेलोनी की काफी आलोचना भी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो एक महिला होते हुए भी महिलाओं के अबॉर्शन कराने के अधिकार के खिलाफ कैसे हो सकती है।
आज हम ये कहना चाहेंगे कि भारत दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं। दूसरा, भारत अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत को G7 का सदस्य देश होना चाहिए। चाहे तो वो इसका नाम अब G8 कर सकते हैं, G9 कर सकते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि देखिए, G7 में ना तो चीन इसका सदस्य है और ना ही रशिया अब इसका सदस्य है। ये दो बहुत बड़ी महाशक्तियां इस G7 से बाहर हैं। लेकिन रशिया के बारे में ये G7 देश फैसला कर लेते हैं। तो हम आज ये कहना चाहेंगे कि भारत को अब G7 का या G8 का, जैसे भी इस पूरे ग्रुप का, इस समूह का सदस्य होना चाहिए। और ये बात औपचारिक रूप से भारत को अब सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुला लिया, अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और इसी तरह से G20 देशों में भी भारत को एक स्थायी सदस्य होना चाहिए और उसे एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर भारत आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट होती है उसमें भी अपना दावा कर पाएगा। अब आप सबके लिए, ऐसे लोगों के लिए खासतौर पर एक जरूरी खबर जिनके मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया सुझाव दिया है कि हर मोबाइल नंबर पर टेलीकॉम कंपनियों को एक अतिरिक्त शुल्क देना होगा और यह शुल्क वन टाइम फीस या एक वार्षिक फीस के तौर पर दी जा सकती है। TRAI के सुझाव को लेकर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब लोगों को मोबाइल फोन के सिम कार्ड के लिए हर साल सरकार को एक निश्चित फीस देनी होगी। और जो सिम कार्ड अभी लोग जितने भी चाहे मात्रा में खरीद लेते हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर सिम कार्ड का आपको एक फीस देनी पड़ेगी या समझ लीजिए उसका किराया देना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको सिम कार्ड मुफ्त में मिलता है, ना तो आप उसका कोई किराया देते हैं ना उस पर कोई फीस देते हैं, ये मुफ्त है। और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मुफ्त में ज्यादा से ज्यादा सिम कार्ड बेच रही हैं। यह दावा सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया कि TRAI ने अब इस पर स्पष्टीकरण दिया और इन खबरों को फेक न्यूज बताया है। TRAI का कहना है कि उसने अपने कंसल्टेशन पेपर में सिम कार्ड के उपयोग पर फीस लगाने का प्रस्ताव जरूर दिया है, लेकिन यह फीस सिम कार्ड उपभोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि सिम कार्ड जारी करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए होगी। TRAI का कहना है कि भारत में अभी मोबाइल फोन नंबर्स के लिए जो सिम कार्ड जारी होते हैं उन्हें लेकर देश में उसी नीति का पालन हो रहा है जो उस समय आई थी जब हमारे देश में मोबाइल फोन ना के बराबर थे। जबकि अब हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और देश में हर 100 लोगों पर 85 सिम कार्ड हैं और इनमें भी कई सिम कार्ड तो ऐसे हैं जो इनएक्टिव होते हुए भी अभी बंद नहीं हुए हैं, यानी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। भारत में कुल मिलाकर 119 करोड़ मोबाइल सिम कार्ड मौजूद हैं। 119 करोड़ मोबाइल सिम कार्ड, जिनमें 22 करोड़ सिम कार्ड ऐसे हैं जो उपयोग नहीं हो रहे और जिन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की सेवा बंद है। लेकिन इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियों ने इन इनएक्टिव सिम कार्ड्स को अभी तक बंद नहीं किया है। और इसी मनमानी को रोकने के लिए TRAI ने यह कहा है कि अब सिम कार्ड जारी करने के लिए इन कंपनियों पर एक निश्चित फीस लगानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह फीस आपसे ली जाएगी। TRAI का कहना है कि अभी टेलीकॉम कंपनियां इनएक्टिव सिम कार्ड्स को इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि ये इनएक्टिव सिम कार्ड उनके कस्टमर बेस को बढ़ाते हैं और जो लोग 2 सिम कार्ड रखते हैं उनमें 1 सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे मामलों में नीति बदलने के लिए TRAI ने यह सुझाव दिया, लेकिन यहां यह फीस आपके लिए नहीं बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रस्तावित की गई है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके पास आजकल बहुत सारे लोग 1 से ज्यादा सिम कार्ड रखते हैं और TRAI ने कहा कि यह बात सही नहीं है। टेलीकॉम कंपनी को कहा है कि अब आपको ऐसे हर सिम कार्ड पर एक फीस देनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन बहुत बार टेलीकॉम कंपनियां जब उनके ऊपर कोई फीस आती है तो वो उपभोक्ताओं के ऊपर और पैसा लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं और वो फीस असल में आपसे लेने लगते हैं। इसमें आपके लिए जानकारी है कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ना आपको कोई फीस देनी है। यह फीस टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देनी पड़ेगी। इसलिए अभी अगर आप चाहें जितने चाहे सिम कार्ड रखिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं देना। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे इसके बारे में पता ही नहीं।